डॉक्टर जगदीश रावत, प्रोफेसर इन एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, देहरादून से। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि इस समय हमारा देश सेकेंड वेव ऑफ कोरोना से जूझ रहा है। जो सेकेंड वेव है वो फर्स्ट वेव से थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इस समय जो फर्स्ट वेव थी उस समय हमारे पास 60 साल से ज़्यादा बुजुर्ग के लोग भर्ती हो रहे थे और उन्हीं की ज़्यादा जो है डेथ हो रही थी। किंतु जो ये वाली वेव है, जो सेकेंड वेव है, इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम जो लोग आ रहे हैं वो 20 साल से 60 साल के बीच वाले लोग हैं, और जितनी भी मृत्यु है वो मृत्यु जो है ज़्यादा इसी उम्र के बीच वालों को हो रही है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो वैक्सीनेट हो गए, और जो हमारे जो ये वाला 20 से 45 से 20 से 50 वाला ग्रुप है ये भी वैक्सीनेशन की स्टेज से गुजर रहा है। प्रत्येक दिन हमारे देश में आसपास 4 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं जो संक्रमित लोगों की संख्या है, और जो डेथ रेट है हमारे देश में वो आसपास एवरेज 4000 प्रतिदिन हो रहा है। जबकि हमारे पास जो फर्स्ट वेव थी उसमें जो संक्रमित होने की संख्या थी वो मैक्सिमम 1 लाख पर डे थी, और जो मृत्यु दर था उस समय वो आसपास हमारा बहुत ही कम था, लेस देन 1% था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड वेव है वो ज़्यादा तेज़ी से संक्रमित हो रही है, और जो डेथ रेट है वो भी हमारा पहले से ज़्यादा बढ़ा है। सेकेंड वेव में जितने भी हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो मैक्सिमम जो है बहुत ज़्यादा लंग्स जिनका संक्रमित है वो लोग आ रहे हैं, जबकि फर्स्ट वेव में हमारे पास ऐसा नहीं था। फर्स्ट वेव में जो है ज़्यादा लोग जो है पहले सिम्टम के साथ आ रहे थे। सिम्टम जैसे खांसी हो गया, जुकाम हो गया, गला खराब हो गया, या लॉस ऑफ एपिटाइट हो गई, या बदन दर्द हो गया, या किसी को जो है मैक्सिमम को जो है एग्यूसिया एन्यूजिया, मतलब किसी को सूंघने में दिक्कत होती थी, और किसी को जो है टेस्ट जो है ख़त्म हो जाता था। ज़्यादा लोग ऐसे आ रहे थे, किंतु इस समय अब ऐसे नहीं है। इस समय जितने भी हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हो मैक्सिमम के जो लंग डैमेज के साथ आ रहे हैं, कि लंग में निमोनिया है, वाइट आउट हो गए लंग, 30 या 40% यानी बहुत सीवियर फॉर्म में आ रहे हैं। ये कह सकते हो कि जिनका 30 से 40% 50% फेफड़ा जो है डैमेज हो चुका है। तो ये फर्स्ट वेव से ज़्यादा खतरनाक है, ये कह सकते हैं। इसके कारण से अगर लंग ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं तो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरा ये कि अब हमको बचाव कैसे करना है इसका, कैसे हम इसकी मोर्टेलिटी कम कर सकते हैं, कैसे हम इसका संक्रमण कम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है, जब भी आपको सिम्टम लगे तो उस समय तुरंत आपको जो है घर से आइसोलेट हो जाना है, और आइसोलेशन के बाद तुरंत अपना जो है आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट की जांच करवा लेनी है। अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे तो आप अपने आप को खुद से आइसोलेट कर लेंगे, अपनी फैमिली वालों को भी संक्रमण होने से बचा लेंगे, और अपनी कम्युनिटी में अगर आप बाहर नहीं जाओगे, आइसोलेट हो जाओगे, तो कम्युनिटी में जो इसका फास्ट संक्रमण हो रहा है उससे भी बाकी लोगों को बचा पाओगे। उसके बाद आपकी जांच की हमारे 2-3 तरीके हैं। जांच सबसे पहले तो ये है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट है। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है इसकी बेसिकली जो रोग को पकड़ने की जो ताकत है वो खाली 30 से 40% है, यानी कि 40% लोगों में ये रोग को पकड़ सकता है, 60% लोगों में नहीं पकड़ सकता है। बट इसकी खासियत ये है कि ये आपको विदिन 30 मिनट्स रिजल्ट दे देगा, जिससे ट्रीटमेंट आपका उसी समय स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड जो हमारा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो होता है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर को रोग के पकड़ने की क्षमता 80% तक है, यानी 80 लोगों को ये रोग पकड़ लेता है, खाली 20% ही बच पाते हैं। बट इसका एक जो साइड इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट कहेंगे कि इसका जो है जो रिपोर्ट की जो आने की वो है वो आसपास 24 से 48 घंटे लगने, तो 72 घंटे का हमारा जो गैप है वो सबसे खतरनाक है कि हमको 72 घंटे बाद इसकी रिपोर्ट मिलती है। बट अब गवर्नमेंट ने ये कर लिया है कि आपको जब सिम्टम या जब आपका आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे तो साथ साथ में जो आपको इलाज भी उसी समय मुहैया करवा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 3-4 दिन बाद आ रही है तो आपको ये नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा। फिर हमारे जो 20% बच गए, कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट से भी बच गए, आरटीपीसीआर से भी बच गए, अब इनके लिए हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा साधन है वो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में एक डेफिनेटली अगर आप बहुत रिपीटेड सीटी स्कैन कराओगे तो उसके थोड़ा सा लंबे टाइम बाद जो है थोड़ा सा कुछ चांस रहता है कि हाँ कैंसर होगा। बट अगर आप 1 या 2 सीटी स्कैन करा रहे हो तो उससे बहुत ज़्यादा खतरा होने की बात नहीं है, जबकि इसका फ़ायदा और नुकसान देखा जाएगा तो फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है।
क्योंकि जो 20% बच गए उसमें हमारे पास कोई दूसरा तरीका है नहीं, उनको ना ट्रीटमेंट मिल पाता है ना उनको हॉस्पिटलाइजेशन मिल पाता है, तो उनको हम जो है सीटी स्कैन करके ये उसकी जो करैक्टर है कोविड की या वायरस की वो पता करके उसी समय विदिन 1 आवर हम ट्रीटमेंट इसका शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी 3 मॉडलिटी है जिससे हम इसको पकड़ सकते हैं। तीसरा ट्रीटमेंट बेसिकली जो डॉक्टर्स है वो डिसाइड करता है कि आपको माइल्ड डिजीज़ है, मॉडरेट डिजीज़ है, सीवियर डिजीज़ है। माइल्ड डिजीज़ वाले पेशेंट को यूजुअली होम आइसोलेशन की ज़रूरत होती है, जिनमें ऑक्सीजन की बिल्कुल जो है ऑक्सीजन का दबाव बहुत कम नहीं होता, तो ऐसे मरीजों को हम होम आइसोलेशन में सिंपल 4 या 5 दवाइयाँ देते हैं और 7 से 8 दिन में वो लोग ठीक हो जाते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है मॉडरेट डिजीज़ की। मॉडरेट डिजीज़ वालों को हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या जिनका रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा होता है उनको हमको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, बट इनको आईसीयू केयर की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को जस्ट ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कुछ 5 से 7 दिन तक ट्रीटमेंट या इंजेक्शन चलते हैं जिसमें स्टेरॉइड है और हिपेरिन है और हमारे जो है सपोर्टिव केयर है ऑक्सीजन वगैरह। तीसरा जो पेशेंट की कैटेगरी होती है वो क्रिटिकल केयर की कैटेगरी में आता है जिसको हम सीवियर फॉर्म कहते हैं। इसमें इन पेशेंट की जो ऑक्सीजन की मात्रा वो 90 से नीचे होती है और रेस्पिरेटरी रेट आसपास जो है 30 से ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट को हम जो है आईसीयू केयर में रखते हैं। आईसीयू केयर में फिर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो गया, स्टेरॉइड हो गए, बाकी तुम्हारा ब्लड थिनर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कभी कभी बैकअप की भी ज़रूरत पड़ती है और बहुत कुछ पेशेंट में हमारे जो है वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, हम जब सीटी स्कैन कराते हैं तो उसकी जो रिपोर्ट आती है तो लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि जो सीटी स्कोर है हमारा 3 है या 25 है या 20 है तो इसका क्या मतलब हुआ। अगर सीटी वैल्यू हमारी 8 से नीचे है, 1 से 7 या 1 से 8 तक, तो माइल्ड डिजीज़ की कैटेगरी में आता है जिसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, आप घर रह के भी इसका इलाज ले सकते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो मॉडरेट डिजीज़ की है। अगर सीटी वैल्यू किसी की 8 से लेके 16 तक है तो ऐसे डिजीज़ को मॉडरेट डिजीज़ कहते हैं। हो सकता है इनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो, तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, पर वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ऑक्सीजन लेवल आपका क्या है। अगर ऐसे मरीजों को जिनकी सीटी वैल्यू 8 से 16 है, ऑक्सीजन लेवल अगर 90 से कम है या 94 से कम है, तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादातर सलाह दी जाती है। फिर आपकी सीटी वैल्यू आ जाती है 16 से 25 के बीच में। 16 से 25 का मतलब है कि आपकी जो लंग हैं वो बायलेटरली दोनों लंग इन्वॉल्व हैं और मैक्सिमम लोब इन्वॉल्व है, यानी कि आपकी सीवियर कैटेगरी में आ गया। तो ऐसे लोगों को यूजुअली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी ऐसे लोगों को क्रिटिकल केयर या आईसीयू की भी ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वैक्सीन का जो सेकेंड फेज़ है वो तुम्हारे 18 से 45 साल की उम्र के लिए शुरू कर दिया है। हमारे उत्तराखंड में भी ये स्टार्ट हो गया है। तो मेरी सब लोगों से ये निवेदन है कि इस संक्रमण को रोकने के लिए 2 ही 3 चीज़ें ज़रूरी है, उसमें वैक्सीनेशन। आप लोगों से ये अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सब के सब 18 से 45 साल की जो उम्र के या उससे पहले वाले भी जो छूट गए 45 से 60 वाले या 60 से ऊपर वाले, वो भी फर्स्ट डोज के साथ साथ सेकेंड डोज लेनी बहुत अनिवार्य है। दूसरा, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो या तुम्हारा मॉडर्ना की वैक्सीन हो जो अमेरिका से आ रही है, जो भी आपको अवेलेबल आपके शहर में जो भी अवेलेबल है आप कोई भी वैक्सीन लगा सकते हो। या चारों वैक्सीनों की जो प्रोटेक्शन रेट है वो आसपास सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आपके सिटी में आप ज़रूर लगवाइए, अपने आप भी संक्रमित होने से बचाइए, वो कम्युनिटी को भी संक्रमित होने से रोकिए। मैंने 7 से 10 दिन में ये यहाँ पे देखा है अपने क्रिटिकल केयर में और अपने हॉस्पिटल में कि पहले जो है लोग यहाँ पे जो मेट्रो सिटीज़ के थे, जैसे देहरादून के, हरिद्वार के, ऋषिकेश के या तराई क्षेत्र के ज़्यादा लोग जो है एडमिट हो रहे थे, किंतु लास्ट 7 से 10 दिन में इस समय हमारे जो पहाड़ से डायरेक्ट पेशेंट आ रहा है, वो मैक्सिमम पेशेंट का जो हमारा जो एडमिशन दर है वो अचानक से जो है पहाड़ का ज़्यादा हो गया और जो मैदानी क्षेत्र या मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ का जो है कम हो गया। इसका एक सीधा साधा कारण ये भी हो सकता है कि हमारे जो ऊपर जो जितने भी लोग हैं वो उतनी सतर्कता या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपना रहे हैं, लाइक मास्क लगाना, लाइक जो है आपका दो गज की दूरी, सैनिटाइजेशन। और बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, शादियों के बाद जो है कई गांव में जो है, अभी पौड़ी में एक गांव की एक न्यूज़ थी कि उसमें जो है 30 या 40 लोग जो है शादी के बाद तुरंत बीमार हो गए, कि तुरंत शादी हुई, शादी में गैदरिंग हुई,
कोई भी इन्फेक्टेड था उसने मैक्सिमम लोगों को इन्फेक्ट किया और लोगों को जो बुखार खांसी आना शुरू हुआ और जब वहाँ मेडिकल टीम पहुँची तो सारे के सारे आधा से ज़्यादा गांव जो है इन्फेक्टेड मिला। तो मेरी यही आप लोगों से वो है निवेदन है, पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे पास दूर दूर के गांव में बहुत हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, क्रिटिकल केयर टीम नहीं है, क्रिटिकल हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे बैकअप नहीं है, ऑक्सीजन की सुविधा इतनी ज़्यादा नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब किसी को भी अगर सिम्टम आते हैं तुरंत आइसोलेट होइए, तुरंत RT-PCR की जांच कराइए और तुरंत डॉक्टरी सलाह लीजिए ताकि जो है इस संक्रमण और हॉस्पिटल आने से बचें। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से जो कोविड के बढ़ते हुए मामले आ रहे हैं, ये इस चीज़ की ओर इंगित करता है कि यहाँ पे अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया तो एक महामारी का रूप धारण कर सकती है या एक विस्फोटक स्थिति की तरफ हमको ले जा सकता है, जिसके कारण संक्रमितों की संख्या भी बढ़ेगी और मृत्यु भी बढ़ सकती है। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका पालन करें। इस समय कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं, सतर्क रहने की ज़रूरत है।